प्यारे साथियों, मैं आकाश कुमार द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पे। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। मैंने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर दी है, आप जाके वहां पे प्लेलिस्ट से पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पूरी सीरीज देख लीजिए। ठीक है, और अभी तक भी कोई डाउट आपको लग रहा है तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में ये कर दीजिए, लिख दीजिए, मैं उन डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इसमें हम पूरे चैप्टर के एक एक पार्ट की बात करने वाले हैं, तो आप एक एक बात को समझेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन यहां पे लिखा क्या हुआ है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी समीकरण होते हैं मैं आपको सभी के लिए बातें बताने वाला हूं, मैं आपको सभी के लिए बातें बताने वाला हूं। तो इसलिए पहली बात तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और हम घुमा फिरा के कोई बात नहीं करने वाले, एग्जैक्टनेस के साथ बातें करेंगे कि जिससे कि आपको एक एक बात समझ में आएगी। ठीक, अच्छा दूसरी बात, पहले अब समझते हैं कि इसका मतलब आपको तो पहले समझ में आ गया कि ये कहां तक इंपॉर्टेंट है। भाई दुनिया में जितने भी अलजेब्रा के आप क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे जहां भी क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वहां पे इसके कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इक्वेशंस को। अच्छा भाई, सबसे पहले समझते हैं कि इक्वेशंस क्या होते हैं। तो इक्वेशंस को समझने से पहले देखिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। एक होता है एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस इसे हिंदी में बोलते हैं हम व्यंजक, तो इसे आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तीसरा, हमें समझना पड़ेगा रूट्स क्या होते हैं, इसे हम हिंदी में बोलते हैं मूल। ठीक है, और चौथा जीरोज, तो जीरोज को बोलते हैं हम शून्यक। ठीक है, इन चार बात हो गई, और पांचवी जो बात है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन, इसे हम बोलते हैं हल। ठीक है, देखिए कई सारी बेसिक बातें तो नहीं है, पर इन 5 बेसिक बातों को यदि आप ध्यान में रखते हो तो कई बार आपसे गलतियां भी हो जाती हैं। तो उन सभी गलतियों को हमें क्या करना है, इस लेक्चर में रिमूव करना है कि आगे के लिए जो गलतियां होती हैं आपसे ऑफन एग्जाम में, और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उनमें भी आप गलतियां कर देते हो। तो इनको यदि आप अच्छे ढंग से समझ जाओ तो आपकी गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला काम, एक्सप्रेशंस। भाई एक्सप्रेशंस आप ऑफन ये वर्ड पहला देख रहे हो, एक्सप्रेस। भाई ये कौन सा एक्सप्रेस है, वो वाला नहीं। एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि जो आपको किसी चीज के बारे में बताए। एक्सप्रेशन आप कहते हो ना कि स्माइलिंग एक्सप्रेशन, मतलब कि क्या है कि वो स्माइल का एक्सप्रेशन है, वो स्माइल को बता रहा है, वैसा एक्सप्रेशन जो स्माइल को बताए। ठीक है, तो कोई भी चीज जो हमें कुछ बताए उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक, अच्छा चलिए एक्सप्रेशन कैसा होता है हम मैथमेटिकली उसको समझते हैं। पहले जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक्स, मान लीजिए मैंगो है। ठीक है, एक्स मैंगो है। ठीक है, और किसी ने कहा कि यदि राम के पास एक्स मैंगो है, राम के पास एक्स मैंगो है, तो श्याम के पास जो मैंगो होगा उसे हम x + 10 से समझेंगे। मतलब क्या है कि यदि इनकी दुनिया में, राम और श्याम की दुनिया में हम बात कर रहे हैं, तो कहीं पे x + 10 लिखा होगा तो हम वहां पे समझेंगे कि ये श्याम वाले मैंगो है, और कहीं पे x लिखा होगा तो हम समझेंगे कि ये राम के मैंगोस। पहली बात तो देखो, आपके ये जो टर्म्स हैं x और x + 10, ये दोनों एक्सप्रेशंस बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंड पे, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने मान लीजिए कि एक बेसिक लैंग्वेज में बात करें, आपको मैं एक एक बात करके समझा रहा हूं। देखिए पॉलिनोमियल्स एक बहुत ही बेस्ड एक्सप्रेशन है। अब ये क्या कह दिया मैंने, जब आप कहते हो ना कि भाई दुनिया में बहुत सारे लोग, कभी कोई रोता है, कभी कोई हंसता है। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। आज तो भाई आजकल की दुनिया सेल्फी लेते हो ना, तो बहुत सारे लोगों को सेल्फी लेते हुए भी देखते होगे।
आकाश और पाताल एक किए रहते हैं, ठीक है। तो वैसे यहां पे बात करने वाले बेस्ड मैथमेटिकली बेस्ड एक्सप्रेशन क्या होता है जो हर एक आदमी के लिए सुटेबल होता है, मतलब क्या है कि हर एक यूजर के लिए सुटेबल होता है मैथमेटिक्स के, उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई। अच्छा समझते हैं ये क्या है। तो कोई भी एक्सप्रेशन, दुनिया का कोई भी एक्सप्रेशन जो इस टाइप का हो, a0x⁴n प्लस a1x⁴n-1 प्लस a2x⁴n-2 डॉट 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 अप टू an। अब सर ये क्या लिख दिया आपने सर, ये क्या नालायक चीज आ गई, ये क्या तुम नया तोप आ गया सर। तो सर इसको हम बात करते हैं, ठीक है। हम चूंकि यूनिवेरिएबल कैलकुलस की बात करते हैं, यूनिवेरिएबल में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम मैंने कह दिया कि कोई भी एक्सप्रेशन जो इस टाइप में लिखा जा सके, ठीक, उसके पास केवल और केवल एक चर हो या हम एक वेरिएबल हो। तो पहला कंडीशन मैंने लिख दिया कि वो यूनिवेरिएबल होना चाहिए, यूनिवेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए उसमें, ठीक। दूसरी बात, ये जो n है ना, मतलब उस एक्सप्रेशन में जितने भी चर हैं, चर मतलब x प्रेजेंट है जितने भी, तो उनकी जो पावर है ये n भाई साहब को हम क्या कहेंगे कि n भाई साहब हमारे एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो दूसरी शर्त ये रही। पहली शर्त क्या है हमारे पास कि वो एक यूनिवेरिएबल एक्सप्रेशन होना चाहिए, इसका मतलब केवल एक चर राशि होनी चाहिए। दूसरी बात, वो नॉन नेगेटिव जो पावर है, हर एक चर राशि जो भी पद है उनमें हर एक चर राशि का जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब हम इसे क्या बोल सकते हैं, ऋणोत्तर इंटीजर का मतलब पूर्णांक, ठीक है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। भाई ये कौन सी नई चीज है, तो देखो आप, ऋणोत्तर का मतलब हुआ ऋण धन इतर, ठीक है, ऋण धन इतर। तो इतर का मतलब होता है छोड़ के, तो ऋण को छोड़ के बाकी सभी पूर्णांक होने चाहिए। तो भाई बाकी सभी पूर्णांक में कौन कौन आएंगे हमारे पास, देखो पूर्णांक तो तीन प्रकार के होते हैं भाई, जीरो होता है, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ये तीन होते हैं। तो भाई हमें नेगेटिव ऋण को छोड़ के होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये या तो जीरो होना चाहिए या तो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि n पे हमारी दूसरी शर्त आई, सॉरी n पे शर्त आई कि हमारा जो n होना चाहिए वो या तो जीरो हो या तो एक पॉजिटिव लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। दूसरी बात आपको समझ में आ गई, तो n मस्ट बी नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अच्छा चलिए बात करते हैं तीसरी की। अब हमने कह दिया कि जो चर राशि के जो भी घात हैं, देखिए ये चर राशि x है, ये चर राशि प्रेजेंट है ना, तो इन सभी की जो घातें आएंगी, एक आ रहा है n, एक आ रहा है n-1, एक आ रहा है n-2, ऐसे करके आ रहा है। अच्छा इन सभी चर राशि की जो घातें हैं ना, ये जो दिख रही हैं आपको n, मैंने कह दिया कि ये मैक्सिमम जो घात होगी, मैक्सिमम जो घात होगी उसे हम बोलते हैं, इस पूरे बहुपद की घात बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब महत्तम घात को हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कह दिया कि कोई n डिग्री पॉलिनोमियल है, तो n डिग्री पॉलिनोमियल कब रहेगा, इसका मतलब उसमें सबसे बड़ी जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, वो n होनी चाहिए। तो जरा आप ही बताओ कि क्या हम इस केस में जब बोल दिया हमने कि ये n घातीय बहुपद है, तो इसका मतलब क्या a0 0 हो सकता है, क्या a0 0 हो सकता है, नहीं, क्योंकि a0 0 होगा तो ये तो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड कंडीशन आती है कि a0 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो कोई भी दुनिया का पॉलिनोमियल है, कोई भी दुनिया का बहुपद है, मैंने बताया कि ये सबसे रियलिस्टिक एक्सप्रेशन है दुनिया का,
या मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा एक्सप्रेशन कहा जाता है इसे, ठीक। अच्छा, तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या बातें बताई कि पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें जो कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जा सके, उसमें केवल एक वेरिएबल प्रेजेंट हो, और वेरिएबल की घात, वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। एक नॉन नेगेटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, वो या तो जीरो इंटीजर होना चाहिए या तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। और थर्ड बात कि यदि वो n डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका मतलब सबसे बड़ी घात जो है वो यदि चर राशि की n है, तो उस x टू दी पावर n है यहां पे, तो जैसे इसका कोफिशिएंट a0 0 नहीं होना चाहिए। इतनी सारी मैंने आपको पूरी कंडीशंस बता दी। ये 3 कंडीशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हम क्या पहचानेंगे कि कोई पॉलिनोमियल, कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कैसे है, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पर किसी ने लिख दिया कि 3x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है भाई। क्यों? क्योंकि भाई पहले तो ये इस फॉर्म में लिखा गया है, हाँ बिल्कुल लिखा गया है। ये देखो आप, 3x⁻1 + 5x⁻0 ऐसा लिखा गया। तो ये देखो आप, क्या केवल एक वेरिएबल प्रेजेंट है? हाँ, एक वेरिएबल प्रेजेंट है। दूसरी बात, जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी जो पावर होनी चाहिए, पावर मतलब यहां पे 1 0, ये 1 है, ये 0 है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? देखो आप, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है या ऋण को छोड़ के है ना। अच्छा, और देखिए ये महत्तम घात वाले चर राशि का गुणांक जो होना चाहिए, मतलब ये 3, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, चलिए बात करते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? 3 + 5/x + 7/x²। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखें तो आपने कहा सर इस फॉर्म में तो ये लिखा ही जा सकता है। कैसे सर? 3 + 5x⁻−1 + 7x⁻−2, ऐसे तो लिखा ही जा सकता है, ठीक। अच्छा चलिए, तो हमने कह दिया, किसी ने कह दिया कि सर इस फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है। बिल्कुल नहीं। देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि केवल एक वेरिएबल होना चाहिए, तो हाँ एक वेरिएबल है। दूसरी बात, n मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब जो घात है वेरिएबल की वो ऋण को छोड़ के होनी चाहिए। यहां पे देखिए ये -1 -2 है, ठीक। तो ये तो ऐसे ही पॉलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। चलिए कुछ और बात करते हैं। क्या हमारे पास 7x⁻1/2 + 3x² + 7x + 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? देख लेते भाई, क्या ये इस फॉर्म का है? हाँ, ये समथिंग कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत? एक राशि प्रेजेंट है, हाँ भाई चलो। उसका जो पावर है मतलब 1/2 2 1, ये क्या होना चाहिए? मैंने बताया था ये पूर्णांक होने चाहिए पहले, मतलब क्या होने चाहिए? फुल होने चाहिए। अब पूर्णांक तो आपको बात समझ में आती है। तो ये देखो आप, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, इसका मतलब या तो 0 इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे क्या लिखा हुआ भाई? 1/2, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा चलिए, मैं आपको कह रहा हूं क्या 2 बहुपद है या नहीं, 2 पॉलिनोमियल है या नहीं? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों भाई? मैं कोई भी एक ये मान सकता हूं, तो यदि यूनिवेरिएबल मान रहा हूं, क्योंकि यूनिवेरिएबल हम बात कर रहे हैं, तो x प्रेजेंट है, उसकी जो पावर है मतलब ये 0, वो क्या होनी चाहिए हमारे पास? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, या दिख रहा है आपको, या तो 0 या तो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी ठीक है, ठीक है। और उसका महत्तम घात का जो गुणांक होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए कुछ और बातें आपको बताते हैं, कुछ और बातें बताते हैं। होता क्या है कि जो ये a0 दिख रहा है, ये जो a0 आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। अब ये क्या है? ये क्या नया माजरा है? लीडिंग कोफिशिएंट। तो हम इसको भी समझेंगे अभी, ठीक है। एक एक डाउट को आपको क्लियर करेंगे हम, बस आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? चलिए, तो मैं लीडिंग कोफिशिएंट मैंने डिग्री तक की बात कर दी थी, तो अब चलते हैं समझते हैं लीडिंग कोफिशिएंट क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं लीडिंग कोफिशिएंट की।
तो देखिए मैं आपको एक बेसिक बात से शुरू करता हूं, क्योंकि देखिए आप यदि रियलिटी में यदि इसको नहीं समझे ना, तो सही बता रहा हूं, सचमुच बता रहा हूं, आपको कोई मैथ्स नहीं आती है। यदि आपने रट लिया है, और हर एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हर एक बात कहीं पे भी आपको रट्टा मारनी पड़ती है, कोई भी बात आपको रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी। ठीक है, आप मेरे साथ बस उन बातों को समझते रहिए जिस वे से मैं समझा रहा हूं। ठीक, तो चलिए समझते हैं इस बात को, क्या इंपॉर्टेंट है डिग्री, क्यों क्या दिक्कत आ गई भाई किसी पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन करने के लिए, किसी पॉलिनोमियल के लिए लीडिंग कोफिशिएंट हम बता रहे हैं, क्या जरूरत है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है 5x + 4, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। मैंने देखिए x to the power 0, x to the power 0, x to the power 1 एक वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है, 0 है, तो भाई वो आपको दिख रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो कोई तो बात तो बननी नहीं। ठीक है, ये भाई साहब पॉलिनोमियल है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि क्या दिक्कत है। ठीक, दिक्कत क्या है, तो जरा ध्यान से देखिएगा आप कि इन सभी बातों को यदि हम रियलाइज करें तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहां पे यदि मैं x की वैल्यू मान लीजिए मैंने कह दिया कि 1 रख दिया। ठीक है, 1 रख दिया, तो ये कितना होगा 5 + 4, ये कांस्टेंट है। ठीक है, मैं एक नॉर्मल एक बात बताता हूं, तो p ऑफ x के प्लेस पे 1 रख दिया तो ये आएगा 5 + 4। अच्छा, x के प्लेस पे 2 रख दिया तो ये आएगा 5 × 2 + 4। x के प्लेस पे 3 रख दिया तो ये हो जाएगा 5 × 3 + 4। जरा ध्यान से देखिए, ये बात जो देखिए ना आप, इन बातों को समझिए आप कि ये क्या चल रहा है यहां पे। जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं या x की वैल्यू घटा रहे हैं, तो इन सभी पे फर्क कम पड़ रहा है। देखो आप, ये 4 मेंटेन्ड है, इन पे फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क कहां से आ रहा है, ये इससे आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये इससे आ रहा है। बात समझ में आई। अच्छा, जरा ध्यान से देखिए, यदि मैंने कहा कि x को मैंने इनफाइनाइट की तरफ टेंड करा दिया, मतलब x सबसे बिगेस्ट नंबर दैट इज पॉसिबल वो रख दिया, कोई भी यथासंभव आप समझ सकते हो, तो x इंफिनिटी की तरफ यदि ले जाए तो देखो आप 5 × इंफिनिटी + 4 दैट इज गोइंग टू बी इंफिनिटी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वो कहां पे चला जाएगा, वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ये बात समझ में आती है। अच्छा चलिए, तो मैं इस बात को आपको समझाता हूं कि क्या चल रहा है आखिरकार। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं x इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूं, तो भाई ये पूरा 5 × सम इंफिनिटी + 4, तो पूरा एक्सप्रेशन इंफिनिटी की तरफ जाएगा, आया ना। अच्छा चलिए, मैं कहता हूं कि 5 माइनस इंफिनिटी की तरफ ले जाए। ठीक, माइनस इंफिनिटी की तरफ ले जाए तो ये क्या होगा 5 × माइनस इंफिनिटी + 4, तो ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये देखो आप। अच्छा चलिए, मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि ये +5 यहां पे लिखा हुआ है, यदि मैं यहां पे -5 लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। जरा ध्यान से देखिए, x की वैल्यू आप पॉजिटिव रखेंगे और ये उसको रोटेट करके उसे पॉजिटिव इंफिनिटी रखोगे, आप उसे रोटेट करके नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ लेके चला जाएगा। यहां पे यदि नेगेटिव इंफिनिटी रखोगे आप तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ लेके चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पे डिपेंड करेगा कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कहां जाएगी, मान कहां जाएगा। यह बात आपको समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा, देखिए फिर से मैं आपको बताता हूं, बताने की कोशिश करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना आपके लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं बेसिकली मैं पूरी बातें करता हूं आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि कोई सिंपल सा एकदम बेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, a0 x to the power n प्लस a1 x to the power n minus 1 प्लस a2 x to the power n minus 2 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ऐसा सॉरी इंफिनिटी कह रहे हैं, अप टू an। ये पॉलिनोमियल है हमारे पास,
पी एक्स मैंने कह दिया। चलिए मैं आपको बात बताता हूं, यदि मैंने कह दिया कि अभी फिलहाल के लिए मैं यदि कह लेता हूं कि n बिलोंग्स टू ऑड, ठीक है, या मैं एक काम करता हूं, ऐसे कर देता हूं, यहां से मैं पूरे एक्सप्रेशन से मैं x टू दी पावर n कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर n कॉमन, यहां से हो जाएगा a नॉट प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर n, तो ये देखो आप अपॉन x आ जाएगा प्लस a2 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा डॉट 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 अप टू an अपॉन एक्स टू दी पावर n आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इस px को मैं यदि ऐसे देख रहा हूं, इस तरीके से, मैं क्यों देख रहा हूं ऐसे, आपको एक बात समझाने के लिए कि व्हाट इज लीडिंग कोफिशिएंट, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पूरे बहुपद की घात क्या होती है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। तो चलिए बात करते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये n, सॉरी मैंने कहा यहां पे कि जैसे मान लीजिए कि x n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू जो है वो मैंने कह दिया कि कोई ऑड नंबर रख दिया मैंने, कोई ऑड नंबर रख दिया, ठीक। तो जरा ध्यान से देखो, आप कोई ऑड नंबर रखोगे आप, तो मैंने कहा x की वैल्यू मैं प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड कराऊं। देखो आप यहां पे मैं लिख रहा हूं, इससे घबराने वाली दिक्कत नहीं है, प्लस इंफिनिटी की तरफ मैं x को टेंड कराऊं, तो ये कहां जाएगा, देखो आप ये पूरे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी दिख रहा है, नॉन जीरो कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी सभी जीरो हो जाएंगे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरे की वैल्यू हम देख रहे हैं, ये a नॉट पे डिपेंड करेगा, x एक इस पे डिपेंड करेगा, एक इस पे डिपेंड करेगा। जरा ध्यान से देखिए, यदि मैंने कह दिया कि n ऑड है और मैंने कह दिया यहां पे प्लस इंफिनिटी है, बात सुन में रही है, n ऑड है और मैंने कह दिया यहां पे प्लस इंफिनिटी है, तो यहां पे क्या होगा, देखो अब प्लस इंफिनिटी की पावर ऑड, मतलब ये प्लस इंफिनिटी आएगा, और प्लस इंफिनिटी, और यदि मैंने कह दिया कि a नॉट पॉजिटिव है, मैंने कह दिया a नॉट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अच्छा, मैंने कह दिया a नॉट नेगेटिव है, तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस नेगेटिव इंफिनिटी की, मतलब नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को अब लीड कौन कर रहा है, किसके हाथ में पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ चुकी है, a नॉट के पास। ये बात समझ में आ रही है? और यदि a नॉट के पास पूरे एक्सप्रेशन की लीडिंग टेंडेंसी आ चुकी है, सो वी से a नॉट एज अ लीडिंग कोफिशिएंट, हम इसे लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को यही लीड करता है। पहली बात समझ में आनी चाहिए। और देखिए, उसमें भी यदि मैं n की वैल्यू, यदि मान लीजिए x को मैंने माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड कराया, तो माइनस इंफिनिटी की तरफ है, तो भाई यहां भी डिपेंड करेगा। यदि n की वैल्यू मैंने इवन ले लिया, तो माइनस इंफिनिटी की पावर इवन क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना वो। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा प्लस इंफिनिटी पे चला जाएगा। इसका मतलब एक बात तो है कि ये n पे डिपेंड कर रहा है, n पे। देखिए, ये क्या हम बाकी के पावर्स पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, हाईएस्ट पावर मैंने यहां पे कॉमन ले रखा है, तो उस पे डिपेंड कर रहा है। बात सुन में? तो इस हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। डिग्री क्या है भाई? एक तरीके से यदि मैं कहूं कि ये पूरा का पूरा हम कह दें ये पूरा का पूरा एक राज्य है, तो राज्य के राजा का जो सबसे लीड करने वाला पर्सन है वो a नॉट है, कि इनकी वैल्यू क्या होगी, कैसे जाएगी। बात समझ में आ रही है? a नॉट पे ही डिपेंड करेगा, a1 a2 a3 अप टू an पे हम नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? इन सभी पे करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन फाइनली यदि हम बात करें, बहुत बड़े लेवल पे बात करें, तो वो केवल a नॉट पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और n पे डिपेंड करेगा, तो जिसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्योंकि भाई हमने देखा अभी कि यदि ये मैनेज करेगा कि यदि ये इवन हुआ, ऑड हुआ, तो
तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी बातें उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी बात जो लीडिंग कोफिशिएंट की बात है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात है, ये सभी बातें समझ में आई होंगी। ठीक, अब चलिए कुछ और बेसिक सी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा था कि इसी के साथ मैं बात करता हूं अभी जीरोज के बारे में कि जीरोज क्या होते हैं। तो इसे हिंदी में कहते हैं शून्यक। ठीक है भाई, अब चलिए बेसिक से बात करते हैं कि भाई इसकी क्या जरूरत है, क्या आ गया शून्यक हमारे पास। तो जैसे मान लीजिए कि हम बचपन में होते हैं, क्लास 8th में होते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं कि भाई साहब लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं। भाई वहां पे हम क्यों नहीं 5th डिग्री का इक्वेशंस पढ़ने लगते हैं? क्या जरूरत पड़ गई हम बच्चे में ही बैठ के हमें 5th लीनियर इक्वेशन पढ़ने की जरूरत? भाई दैट इज द बेसिस या बेसिक ऑफ ऑल इक्वेशंस। हमें लीनियर इक्वेशंस को पढ़ाया जाता है जिससे कि हम पूरे इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए मैं बात करता हूं। जैसे आप देखो तो बेसिकली मैं कहूं तो जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि यदि कोई एक्सप्रेशन आपके सामने लिख दिया गया, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिख देता हूं ax² प्लस bx प्लस c। तो आपने पढ़ा होगा एक टेक्निक आती है, हम 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ के आते हैं कि भाई फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड आप पढ़ते हो। गुणनखंड क्यों पढ़ते हो भाई, क्या जरूरत पड़ गई गुणनखंड पढ़ने की? तो गुणनखंड हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम उससे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर पाए। अब भाई लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने की जरूरत क्या है? तो लीनियर फैक्टर्स में हम इसलिए ब्रेक करते हैं क्योंकि हमने उसी पे प्रैक्टिस कर रखा है, हम उसी के बारे में बेस्ट जानते हैं और मैं उसका क्या कर सकता हूं, सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। या आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए कि हमें इस पूरे इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो पहले तो समझते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन कैसा होता है। तो जैसे यहां पे कुछ x की वैल्यू तो कुछ आएगी। जैसे मान लीजिए मैं इस ये पहले पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक। तो इस पॉलिनोमियल को सबसे पहली बात, इस पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना दें, 0 बना दें या शून्य बना दें, उसे हम बोलते हैं इस बहुपद का शून्यक या इस पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं। बात समझ में आई? इस बहुपद का हम या तो उसे शून्यक कहते हैं या तो हम इसे क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। बात समझ में? अच्छा चलिए मैं बात करता हूं कि इसका मतलब है कि ये जो है x इज इक्वल्स टू सम, मान लीजिए अल्फा 1 रखने पे ये 0 हो जा रहा है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि x इज इक्वल्स टू अल्फा 2 रखने पे भी 0 हो जाए। मान लीजिए किसी के दिमाग में नहीं सर मैं x इज इक्वल्स टू अल्फा 3 भी रखूंगा तो 0 आ जाएगा। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सेकेंड डिग्री का है और हम 3 थे ये ले ले? भाई एक कंडीशन में हो सकता है, पर मैं अभी समझता हूं कि ये क्या है, ये क्या चीजें चल रही हैं। तो समझिए आप इस बात को, क्या ऐसा हो सकता है? भाई जस्ट इमेजिन करिए मेरा जो भी सॉल्यूशन होता है मैं ऐसे फॉर्म में आएगा। और यदि आपने पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम, आप जानते हो, सेजफल प्रमेय जानते हो कि x इज इक्वल्स टू अल्फा 1 रखने पे यदि कोई व्यंजक शून्य है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा 1 उसका एक फैक्टर होगा। इसका मतलब इसका एक फैक्टर जो होगा वो x माइनस अल्फा 1 होगा। यदि x माइनस x इज इक्वल्स टू अल्फा 2 रखने पे 0 हो रहा है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा 2 भी इसका एक फैक्टर होगा। x इज इक्वल्स टू अल्फा 3 रखने पे 0 है तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा 3 भी इसका एक फैक्टर होगा। बात समझ में आई? अच्छा चलिए, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस अल्फा 3 भी इसका एक फैक्टर होगा। और मान लो किसी ने कहा कि x माइनस अल्फा n भी रख सकते हैं हम, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये इसके बराबर हो गया। मैं आपको एक बात समझाने वाला हूं, यहां से मैं शुरुआत करने वाला हूं, ठीक। तो जरा इस पूरी बात को समझिएगा, इस पूरी बात को समझिएगा ये क्या है। तो मैंने क्या कहा कि ये यदि इसके फैक्टर्स रहे तो इसका मतलब इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये आ जाना चाहिए। बात समझ में? ये आ जाना चाहिए। लेकिन यहां पे देखिए x n बार मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा इधर से x की पावर n।
जबकि इधर x की पावर कितनी अवेलेबिलिटी, x की पावर की कितनी अवेलेबिलिटी है 2। तो भाई साहब इसका मतलब है कि n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये बाकी सभी तो नालायक निकले, ये सभी होंगे ही नहीं। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है कि यहां पे क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसके 2 फैक्टर्स होंगे। हम बोले x माइनस अल्फा 1 और x माइनस अल्फा 2, ठीक। अच्छा, इसका मतलब 2 सॉल्यूशन आएंगे, क्लियर है क्या? 2 सॉल्यूशन आएंगे। अच्छा सॉल्यूशन, मैं एक बात कर रहा हूं सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन नहीं रूट्स बोल रहा हूं आपके लिए, ठीक है। इसके 2 रूट्स आएंगे। जब भी किसी, देखो आप जो रूट्स अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, मैं अभी जीरोस की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। बात सुन में? अच्छा चलिए, तो मैं इसका मतलब क्या है कि मैं किसी भी एक्सप्रेशन को, यदि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसके 2 फैक्टर आएंगे। अच्छा मान लीजिए कि मैं यहां पे क्यूब कर दूं, तो इसका मतलब यहां पे भी 3 के मल्टीप्लीकेशन के बाद ये आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसके 3 जीरोज आएंगे, 3 शून्य आएंगे, इसको शून्य बनाने वाले 3 आएंगे। अच्छा यहां पे 4 लिख दिया तो 4 आएंगे। इसका मतलब क्या है कि पहली बात आपको क्लियर हो गई कि कोई भी एक्सप्रेशन यदि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुपद इस फॉर्म में लिखा हुआ है a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 डॉट 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 अप टू an, यदि इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसके कितने जीरोज आएंगे, मैक्सिमम इसके n जीरोज आएंगे। इसके कितने जीरोज आएंगे, n जीरोज आएंगे। मान लिया मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दे दिया, तो x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 अप टू x माइनस अल्फा n, ये सभी इसके फैक्टर होंगे, ठीक। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, क्या ये अभी मतलब इक्वल है, क्या हम इक्वलिटी को जा सकते हैं? तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे x x x सभी से यदि मल्टीप्लाई होंगे तो x टू द पावर n इधर आएगा, दिख रहा है आपको, और यहां पे क्या आएगा, ये x टू द पावर n आएगा, लेकिन x टू द पावर n का कोफिशिएंट इधर 1 आएगा और यहां पे क्या आएगा, a0 आएगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है कि कहीं इधर भी a0 होना चाहिए। तो मैंने कहा कि इसका मतलब यहां पे a0 होगा तो वो x टू द पावर n से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, a0 x टू द पावर n बन जाएगा। इसका मतलब है कि पहला ये मिला कि कोई भी nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसको हम जीरोस के फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, सबसे मैक्सिमम कितने हल हो सकते हैं, सॉरी शून्यक हो सकते हैं किसी भी nth डिग्री पॉलिनोमियल के, तो वो n हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो इतनी सारी बातें समझ में आ गई, आपको जीरो समझ में आ गया, ठीक। अच्छा तो मैं पॉलिनोमियल पे इतनी बातें मैंने कर दी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए बात करते हैं, मैंने जीरोस की बात कर दी थी, पॉलिनोमियल्स की पूरी बात कर दी। अब मैं क्या बात करता हूं कि इक्वेशंस क्या होते हैं। तो जैसे जब भी दो एक्सप्रेशन e1 इज इक्वल्स टू e2 होता है, जब भी दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हम इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन को ही क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। समधन इकरण, दो व्यंजकों को हम बराबर करने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं समीकरण, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोई भी समीकरण इस फॉर्म का होगा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं e1 माइनस e2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, यहां पे क्या बात समझ में आ गई आपको कि इसका मतलब क्या है, देखो एक व्यंजक में से दूसरा व्यंजक घटाते हैं तो एक नया व्यंजक आता है। इसका मतलब कोई भी व्यंजक इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या होगा, एक इक्वेशन का बेसिक टाइप होगा कि कोई भी इक्वेशन इस टाइप का होता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। ये e इज इक्वल्स टू 0 आया, ठीक। वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिसके लिए कोई समीकरण संतुष्ट हो, मैंने क्या बोला, चर की वो वैल्यू जिसके लिए कोई समीकरण संतुष्ट हो, उसे हम क्या कह देते हैं, मूल। क्या कहते हैं, मूल या रूट्स बोलते हैं, ठीक है। हम सीधे कह सकते हैं कि उसी पे समीकरण मेरा पूरा बेस्ड होता है। मेन क्या कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि इसका मूल पार्ट वो है। इसका मतलब क्या है, फाइनली इसको यदि मैं पूरा काम कर दूं तो फाइनली मैं कहां पहुंचूंगा, यहां पहुंचूंगा। तो इसलिए हम इसे मूल के नाम से जानते हैं, ठीक। अच्छा एक और आता है हल। कभी आपसे पूछते हैं कि हल बताइए, तो देखिए आपको समझना पड़ेगा आप इस बात को
किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि किसी समीकरण के ऐसे आते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये एक सिंपल सी बात है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ऐसा दिखेगा आपको, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यहां से आएगा x इज इक्वल्स टू -1। तो आपसे पूछा जाए कि रूट्स कितने आएंगे भाई, तो मैंने अभी बात करी थी कि इसके हम मैक्सिमम 2 फैक्टर कर सकते हैं, 2 फैक्टर करेंगे। तो ये देखो आप यहां पे 2 जीरोस आने चाहिए, क्लियर है क्या? इसका मतलब ये हम लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, पहली बात, ठीक है। इसके इन डेप्थ पार्ट में हमारे पास ये 2 -1 2 छिपे हुए हैं, बात समझ में आ रही है? हम 2 बार -1 रख के ये समीकरण बनाएंगे, ठीक। तो इसके रूट्स पूछे जाए तो क्या बताओगे आप? -1 और -1। लेकिन यदि सॉल्यूशन आपसे पूछे जाए, हल पूछे जाए, तो आप क्या बताओगे कि भाई अब ऐसा थोड़ी ना बोलते हो आप कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन 2 बार थोड़ी ना काउंट करते हो आप। तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि हम कोई भी चीज दोहराएंगे नहीं, जबकि हम रूट्स यदि पूछे, कोई आपसे पूछे कि मूल क्या है, तो मूल में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, हर एक बात बतानी पड़ेगी। यदि 2 बार है तो हमें 2 बार बताना पड़ेगा, 3 बार है तो 3 बार बताना पड़ेगा, 4 बार है तो 4 बार बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने हर एक बात को डिटेल में डिस्कस कर दिया कि भाई एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशन के बाद मैंने पॉलिनोमियल को डिस्कस किया, पॉलिनोमियल के बाद जीरोस को डिस्कस किया, और मैंने बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के टर्मिनोलॉजीज को भी डिस्कस करी। उसके बाद मैंने रूट्स को भी डिस्कस कर दिया, उसके बाद इक्वेशंस को भी डिस्कस कर दिए। तो इतने टॉपिक्स, ये बेसिक टॉपिक्स हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और यदि ये लेक्चर के हर एक पॉइंट आपको समझ में आए होंगे तो कमेंट सेक्शन में यदि कोई डाउट भी होगा तो उसे आप लिख दीजिए, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।